हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें आज हम टारगेट का दूसरा दिन जिसमें ज्योग्राफी का महेश कुमार बनवाल से आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतना जो आज का टारगेट था उसमें कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इतना पढ़ना है और एग्ज़ाम में इससे आएगा ही। नया आने की कोई तो संभावना ही नहीं है क्योंकि हम लोग भी बहुत सारा क्वेश्चन को सामने से फेस किए हैं और पता चलता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए और डेली टारगेट के बारे में जो लोग पूछ रहे थे उन लोग को हम लास्ट में बता देंगे वीडियो के लास्ट में क्यों, और पिन भी कर देंगे अपने टेलीग्राम लिंक को। तो चलिए हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज टिक आउट करेंगे और हाँ, कॉपी कलम लेके बैठिए, आप भी उस क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए ज्योग्राफी का आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, भारत की एक दृष्टि से, मतलब भारत का क्या नाम है, भारत कौन सी स्थिति में पड़ता है, कौन से गोलार्ध में पड़ता है, इसकी आकृति कैसा है फलना, और इसमें पठार विस्तार कितना है, पर्वतीय विस्तार कितना है। इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय माने भारत का लगभग चीज़ पढ़ लाएंगे और जनगणना भी इसमें आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इसके बारे में। जो मोस्ट रहेगा हम टिक मारते जाएंगे और आप लोग भी को किताब को लेकर हल्का हल्का पेंसिल से टिक आउट करते जाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, भारत की देश तो नाम भारत है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं उतना। आइए, इनका अन्य नाम ऑप्शन में आजकल देने लगा है कि भारत का अन्य नाम इनमें से कौन है, छाटिए। तो इसका नाम है आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया तो ये आपको याद ही रहेगा, भारत भी याद ही रहेगा। इसमें जो आपको याद करना है जम्बूद्वीप और आर्यभट्ट। तो चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन में आता है, इसको भी टिक मार लीजिएगा। और इसकी राजधानी नई दिल्ली, कोई खास नहीं। इसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, कि भारत की भौगोलिक स्थिति किस तरह की है, कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो भारत की जब भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं तब भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, चलिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग भी टिक साथ साथ लगाते चलिएगा। चलिए, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे कि भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये वीडियो का मकसद ही आपको रिवीजन करवाना। अगर आप की बुक से नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरा ऑडियो सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। खासकर जो वर्किंग स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपने रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो चलिए, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है कि हम आपको कोई ट्रिक दे दें, आपको इसको बार बार देखते देखते ही आपको याद करेगा। और किसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो कौन से अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में, समझ गए। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार ऊपर कर लेते थोड़ा सा। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 पूर्वी देशांतर। आप कहिएगा सर ये सब कैसे याद होगा इतना इतना पॉइंट। जो बिगिनर स्टूडेंट है, रिपीटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बिगिनर्स की बात कर रहे हैं। देशांतरीय विस्तार, तो आप लोग इसको बार बार देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना एकदम दिमाग में एकदम। जैसी बोले देशांतरीय विस्तार तो आपको याद करना है 68.60 डिग्री से 97.25 पूर्वी देशांतर। अगर बोलेगा अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आगे बात करते हैं इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी है, चतुष्फल किए। अब ये तो उतना नहीं, मगर मेस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। मानक समय, मानक समय तो इतना बार आ चुका है एग्जाम में कि आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर भी हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे जब ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक झड़ जाएगा। एक टॉपिक या तो फिर आप लोग का जैसा मन रहेगा कमेंट कीजिएगा, एक टॉपिक झड़ेगा उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी का उस टॉपिक के पीवाईक्यू को एक जगह करके टाइपिंग करवा के आपको दिखा देंगे और उसको आप लोग पूरी तरह से चाट जाइए, एकदम दिमाग में एकदम चाट जाना, रट जाना है। चलिए मानक समय के बारे में बात करते हैं। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के समीप से गुजरता है, जो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको 3 तरह से पूछेगा मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपको क्या मारना है, 5 राज्यों, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इलाहाबाद के कौन से स्थान से गुजरता है, तो कभी कभी नैनी भी देता है,
कभी कभी मिर्जापुर भी देता है। तीसरा क्वेश्चन, ग्रीनविच कितना डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, इस तरह से पूछेगा। और चौथा क्वेश्चन, मानक समय कौन कौन राज्यों से गुजरता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इस तरह से करके छांटने के लिए देगा। तो इसको याद करने का ट्रिक हम देते हैं आपको, घबराए नहीं। चलिए, इसमें पहले आपको याद करना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मानक समय की अगर हम बात करेंगे तो पहले कितना 3 गो प्रदेश है, कौन कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 गो हो गया। चौथा में जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अभिन्न अंग छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का पहले था, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, एगो बच गया कौन, उड़ीसा। तो इस तरह से मानक समय पे कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं, कुल 4 क्वेश्चन बनेंगे मानक समय पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भौगोलिक स्थिति। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो फर्स्ट डे में भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। फर्स्ट डे में क्या बात किए थे कि भारत की लंबाई की अगर हम बात करेंगे, कौन, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, नक्शा अगर आप देखिएगा, देखिए नक्शा दिखाते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए, अगर नक्शा के देखेंगे तो देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए बहुत बड़ा है ना, तो उत्तर के दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, 32, 14, और पूरा पश्चिम छोटा हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 29, 33। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको आपको यहाँ टिक आउट करना है बुक में, ताकि जब हम क्यूज करवाएंगे तो यही सब क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बार बार क्यूज करवाएंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की अगर हम बात करेंगे, कुल लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, 15,106 किलोमीटर। ऐसे 15,000 किलोमीटर भी देता है, 15,000, अगर ज़्यादा आपको सटीक नॉलेज देखना चाहेगा तो 15,106.60 पूरा पूरी देगा। अगर जलीय सीमा की बात करेंगे तो 7516.6। ये सब कैसे याद हुआ हमको, बार बार देखिएगा कंटेंट को, बार बार पढ़िएगा तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो जलीय सीमा की लंबाई कितना है, 7516.6। यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर घुमा सकता है कि मुख्य भूमि से पूछेगा, मुख्य भूमि से कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन भी आई है किताब में, यहाँ पर जगह है तो लिख दीजिएगा मुख्य भूमि से। आगे प्रादेशिक सीमा, ये भी पूछता है बट यहाँ तक ही गया है, अभी तीनों पूछ ही दिया लगभग, बट ज़्यादा ध्यान देता है कौन, प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा समुद्र तट है उससे 12 समुद्री मील तक को प्रादेशिक सीमा कहते हैं, और संलग्न क्षेत्र उसके आगे बढ़ जाएगा 24, और आर्थिक अनुलयन क्षेत्र उससे आगे 200। दैट मीन्स कहने का मतलब कि प्रादेशिक सीमा की अगर हम बात करेंगे तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। आज ऐसी संलग्न लगा दिए तो 12 + 24 समुद्री मील आगे, अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगा दिए तो ये 24 के बाद 200 किलोमीटर आगे। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब आइएगा, भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्षेत्रफल आ गया है, आप लोग भी इसको टिक आउट कर दीजिए वीवीआई के तौर पर। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे कुल क्षेत्रफल, वीवीआई क्वेश्चन, विश्व में कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 2.4%। अगर बोलेंगे पूरी जनसंख्या में 17.5%। ये भी दोनों क्वेश्चन वीवीआई है। आगे बात करते हैं, विश्व में दृष्टि का स्थान, जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां। जनसंख्या में तो जानते हैं, जनगणना में पहला नंबर पर आ गया बाबू, चीन को हरा के, तो हम लोग दूसरा ने पहला याद करेंगे। अब है कुल जनसंख्या 17.5%। अभी बात करें, ई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, जो ये है जो परसेंट है वीवीआई है, इसको आप कॉपी में टिक मार लीजिएगा किताब में। और दूसरा स्थान पर चीन है, ये गलत, प्रथम स्थान पर अब भारत हो गया है नया रिपोर्ट के अनुसार से। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा मेन मकसद है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में 3-4 बार इस बार आ चुका है, 2022-23 में, 2022 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या, ये भी वीवीआई क्वेश्चन, ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट, तो 68%। शहरी जनसंख्या कितना परसेंट, 31.16%। इसको कॉपी में टिक मार लीजिएगा, क्यूज में हम लोग यही पूछेंगे। चलिए, अब 10 की जनसंख्या वृद्धि कितना परसेंट हुआ है, तो 17.64%। तीनों क्वेश्चन वीवीआई है, ये सब वीवीआई यहाँ पर है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, शिशु लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। तीनों क्वेश्चन वीवीआई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लोग देखिए, साक्षरता के
अगर लिटरेसी की बात करते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन वीवीआई है, एकदम वीवीआई लिटरेसी में। तो कैसे? क्योंकि हम लोग भी प्रीवियस ईयर देख कर ही बोल रहे हैं, ना कि अपने मन से बस ईवीवीआई है ईवीवीआई ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो ग्रुप है अधिकतर लड़कों को सिलेक्टेड है, वो लोग हम लोग को गाइड करते हैं। हम लोग आपस में बैठते हैं, एग्जाम देकर आते हैं तो क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ पर कौची आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। अपने मन से नहीं कुछ बोला जा रहा, आप लोग प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं। चलिए, कुल छात्र संस्था की अगर हम बात करें, कुल लिटरेसी की बात करेंगे तो कितना है? 74.04%, एकदम मोस्ट वीवीआई। जो वीवीआई बोल रहे हैं उसको आपको टिक करते जाना है। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करेंगे, पुरुष लिटरेसी तो 82.14, महिला की बात करेंगे तो 65.46। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अब जनजाति की जनसंख्या ये पूछने लगा, ये भी वीवीआई है, कर ही टिक मार लीजिए। परसेंटेज सिर्फ ये नहीं, सॉरी ये नहीं देखना है, सिर्फ परसेंटेज देखना है। परसेंटेज बहुत बार पूछ चुका है। तो देखिए, जाति की बात करेंगे तो 16.6, और जनजाति जैसे लगा दिए तो आधा कर देंगे, 16 का आधा 8 और 6 का 6 ही रहेगा। तो हम लोग पिछले करेंट में जो बात किए थे, आप लोगों को कमेंट बताना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। नहीं आता है तो आपसे हम लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हल्का क्वेश्चन है कि राज्यों की संख्या कितना है? 28। केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8। ये दोनों क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि भारत में केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों की संख्या कितना है, तो 29, 8, 28, 9 ऐसे करके ऑप्शन देके उल्टा पुल्टा देता है ताकि लड़का कंफ्यूज आए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि देखिए इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ पॉइंट बना के याद चलते चलना है। अब ये भी देखिए, ये क्वेश्चन भी लुसेंट में ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कौन कौन जो हम बताते हैं, देखिए पठारी आया हुआ है, मैदानी आया हुआ है और पर्वतीय आया हुआ है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतीय क्षेत्र की अगर प्रतिशत की बात करेंगे, पर्वतीय में तो 10.7, मैदानी 43, पठारी 27.7, ये भी पूछा हुआ है। 18.6 कौन हो? पहाड़ी। तो आप लोग इसको री कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा भी आई है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कर्क रेखा। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। पहला वीडियो में जाके आप लोग देखिएगा। वीडियो अगर ज़्यादा बताने पर लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाने पर लड़के लोग कमेंट करते हैं सर लंबा वीडियो कौन देखेगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो आधा घंटा पौना घंटा का रहता है लगभग। आप लोग इसको देखिए। अगर फायदा नहीं करेगा तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं नंबर पर, पर्सनल नंबर व्हाट्सएप से जुड़ के। चलिए, कर्क रेखा आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिए। कर्क रेखा के बारे में डिस्कस पुराने वीडियो में कर चुके हैं। अब द्वीपों की संख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संलग्न क्षेत्र कितना है? अंतर्राष्ट्रीय संलग्न राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 18। आगे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजमार्गों की संख्या, बड़े बंदरगाहों की संख्या, इसको पढ़ लीजिएगा 13। चलिए, अब आप लोग आते हैं कुछ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये सब माइंड में एकदम रहना चाहिए। जैसे एग्जाम में आए ऑप्शन से टिक आउट एकदम तुरंत होना चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें। तो चलिए, राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो कौन है? बाघ। राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस, काफी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। आपको बताना है हाथी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में। आगे बताओ, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तरफ मोर का वैज्ञानिक नाम पाब्लो क्रिस्टेफस। कौन है? पाबो क्रिस्टेफस। बरगद के, इसको याद करना, फाइकस। अगर पूरा नहीं याद होता है तो इसका एक पॉइंट बना के याद करिए, तो अभी आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अब हम आपको पॉइंट बताते हैं क्या है पॉइंट। आइए, अगर हम बाघ की बात करेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। देखिए, हर हमेशा टाइगर बाघ मतलब टाइगर ऐसे याद कर लीजिए, अलवान मतलब शेर, तो बाघ का इंग्लिश में क्या करते हैं? टाइगर। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम, आपको जैसे ही बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आपको बाघ से क्या करना? बाघ का इंग्लिश में टाइगर, तो पैंथेरा टाइग्रिस क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। पॉइंट बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, माइंड में आ गया तो पॉइंट बन गया, वही हो गया ट्रिक। तो आप समझ गए, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ का इंग्लिश में टाइगर, तो पैंथेरा टाइग्रिस। मोर, देखिए मोर को जल्दी कोई पाता नहीं है। मोर जल्दी दिखता है जी यहाँ पे, तो उसको कोई जल्दी पाता नहीं है, तो पाबो क्रिस्टेसस। समझ गए। बरगद की अगर हम बात करेंगे तो फाइकस, एकदम फाइकस बोगलांसिस। बोकस नियन एक जगह बरगद बैठा हुआ रहता है, एकदम बोकल रहता है, पूरा तरह से फैल जाता है, तो फाइकस। बरगद क्या कहता है? पूरी तरह से फैला हुआ रहता है। कोई एक स्पेस में बरगद जो रहता है बहुत सारा फैला हुआ रहता है, तो फैला होकर बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस। कौन फाइकस? फाइकस
बोगलांसिस। अगर कमल की बात करेंगे तो नीलाम्बो न्यूसिफेरा, सबका ट्रिक नहीं होता, इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट ही, नीलाम्बो न्यूसिफेरा। आगे हम लोग बात करें, ये वीवीआई क्वेश्चन था सब टोटल वीवीआई एकदम याद कर लेना इसको। आगे सब टिक मारते चल रहे हैं आप लोग बुक में, हम लोग आशा कर रहे हैं कि जरूर टिक मारते होंगे। अब राष्ट्रीय गान, ये सब तो आप लोग को बच्चों को याद रहता, तो आप लोग को क्या राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। देखिए सिविल कोर्ट में इससे आया था, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी कौन से पुस्तक से लिया गया है? सिविल कोर्ट का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था डिपोजिशन वाला, उसमें पूछा गया था देवनागरी लिपि मुंडकोपनिषद ऐसे करके कुछ था ऑप्शन में, उससे लिया गया था। आगे बात करते हैं, हम अपडेटेड क्वेश्चन को भी देखकर बता रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो आप बोलिएगा, तो हम कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका, मेरे पास क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को हम लोग आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, उसमें देखिएगा देवनागरी लिपि से पूछा हुआ है। चलिए, राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ई कॉपी भी आया क्वेश्चन है। तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी गंगा। देखिए गंगा अब है राष्ट्रीय जीव, राष्ट्रीय जीव जो है, राष्ट्रीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गंगा डॉल्फिन था, गंगेटिका। इसको पॉइंट क्या बन गया? गंगा डॉल्फिन की अगर हम बात करेंगे वैज्ञानिक नाम, तो ग से गंगा, ग से गंगेटिका। ऐसे भी डॉल्फिन हमेशा गैंग में चलता है, बहुत सारा, एक मतलब 5-10 के भीड़ में झुंड में चलता है, तो वह गैंग में ही चलता है। तो गंगा की बात करेंगे डॉल्फिन तो गैंगेटिका। कौन हो जाएगा? गैंगेटिका। आगे बात करेंगे आज हम, चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। आज का टारगेट जो लास्ट पेज है, तीसरा पेज, उसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करने से पहले आप लोग बुक को, पेज को पलटिए और टिक मारना स्टार्ट कीजिए। चलिए पहले सेट कर लेते हैं अच्छा से। चलिए भौगोलिक विभाजन, तो भौगोलिक विभाजन में क्वेश्चन इससे भी आए को एकदम टॉपिक है। भौगोलिक विभाजन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप का मूलतः भूखंड कौन सा भाग है, तो क्या है? गोंडवाना लैंड। इसको एकदम माइंड में, इसको भी आई कर लीजिए, पॉइंट में, बुक में टिक मार लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः भूखंड किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं, जो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको तुरंत टिक मारना है। भूगर्भीय, देखिए ये भी आई है। भूगर्भीय की दृष्टि से भारत को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, अपरद्वीपीय पठार। ये भी आई है। आगे अब हम देखिए समांतर संरचना के हिसाब से भारत को कितने भाग, मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम भी आई। इसका जो है डीप में जाकर, जैसे पूछेगा ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है, बृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है, लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है, इस तरह से पूछता है। नवीनतम हिमालय कौन है, पश्चिमतम हिमालय कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे छोटी चोटी कौन है, सबसे ऊंचा पर्वत की लंबाई कितना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, इस तरह से क्वेश्चन करके एग्जाम में बहुत सारा घुमाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, केटू की ऊंचाई कितना है, नीलगिरी की ऊंचाई कितना है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, दक्षिण भारत की चोटी कौन सा है, कितना है। तो इतना क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट है। ये सब क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िएगा तो आपको भी सेट हो जाएगा। चलिए, ट्रांस हिमालय कितने भागों में बांटा गया समांतर संरचना के हिसाब से? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय को महान हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय, अब बा हिमालय, उप शिवालय क्या, हिमालय को का नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेजी में खींचने के कारण इसलिए है क्योंकि आपको पहले टारगेट दे दिया गया है। आप लोग से आशा करेंगे कि आप लोग पहले ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर रिविजन तौर पर यहाँ पे आते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ है। ये इसमें पर देखिए बोले था ना कि पूछेगा कि पश्चिमतम श्रेणी कौन सा है, तो बृहत हिमालय। बृहत हिमालय का दूसरा नाम कौन है? शिवालिक। बृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है? महान हिमालय। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, सॉरी, बृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है? महान हिमालय। सही नहीं बोले तो देखिए आपसे पूछा क्या कि हिमालय का निर्माण में वलय श्रेणी से हुआ है, यह सबसे पश्चिमतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय। भी आए क्वेश्चन, इसको टिक मारिए। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उप हिमालय मतलब कौन, सॉरी, उप हिमालय मतलब कौन हो गया? जो शिवालिक हिमालय हो गया,
उसको क्या करेंगे, समतल मैदान को भावर कहते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहते हैं, भावर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए आ गया, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, शिवालय। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहाँ से आया, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए, यहाँ से आया। कहाँ से आया, यहाँ से आया। बा हिमालय वही उसी का नाम है, उप हिमालय उसी का नाम है, शिवालिक हिमालय भी उसी का नाम है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, शिवालय। उप हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक को। और बा हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक को। सबसे बड़ा हिमालय कौन है, बृहत हिमालय। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक क्षेत्र शैल समूह के दक्षिण में, ये देखिए एक तो था उत्तर वाला को भावर और दक्षिण वाला भावर क्षेत्र को संरचना के कौन सा उदाहरण है, तो गिरिपात का स्थिति का उदाहरण है। आगे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है, बताया जाएगा आपको। अब है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितना है, 600 से लेकर 1200 मीटर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस वीवीआई क्वेश्चन ये आ गया। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय किन श्रेणी है, महान हिमालय से लेकर शिवालय हिमालय। देखिए यहाँ पर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, लघु हिमालय किनके बीच है, बृहत हिमालय और बा हिमालय, उप हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच कौन सा लघु हिमालय। आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बृहत हिमालय किसके बीच है, तो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। तो ये जो आपका जो फॉर्मेट है सरिया के दिया हुआ है, मतलब सिलसिलेवार ढंग से, इसको आपको फॉर्मेट को याद करना है। पहले कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद बा हिमालय। तो आपको बार बार एक बार और बोलना है, आंख बंद कर लीजिए, मोबाइल को नहीं देखना है, आपको बोलना है पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। फिर एक बार और बोलिए, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। एक बार और बोल ही दीजिए, याद ही हो जाएगा। यहीं पे याद कर लीजिए। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय, तीसरा क्या है, लघु हिमालय, चौथा क्या है, बा हिमालय। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बा हिमालय का 3 नाम है, कौन कौन, बा हिमालय, उप हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आपसे इससे पूछ सकता है बीच में बना क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन था, इसको टिक कर लेना है। अब ये तो एकदम वीवीआई है। नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय कौन सा है, शिवालय। इसी में आपसे पूछेगा परचिंतम, आपको कमेंट बताना है परचिंतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। चलिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हिमालय का सबसे उच्च चोटी कौन है, हिमाद्री बृहत हिमालय। पीछे बात किए थे वीवीआई क्वेश्चन, इसमें आपको कमेंट करना है कि बृहत हिमालय जो है किनके बीच पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आपको बताना है बृहत हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब है पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित, जम्मू कश्मीर। वीवीआई क्वेश्चन। आगे पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय ट्री लैडर की ऊंचाई कम है। मतलब ये जो क्वेश्चन है नॉलेज के लिए बस दिया है कि पूर्वी हिमालय में ट्री की ऊंचाई ज्यादा होता है कि पश्चिमी हिमालय में। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में औसतन ऊंचाई कम होती है। मतलब पूर्वी हिमालय में ज्यादा होता है, पश्चिमी हिमालय में कम होती है। इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ अब है पताल तोड़ कुआं कहाँ पड़ता है, ये भी पूछ चुका है, उत्तराखंड में। पताल तोड़ कुआं कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। लेकिन किस भाग में पूछेगा, तो तराई भाग में। अब है अक्साई चीन किस क्षेत्र में का भाग है, लद्दाख की। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो दोस्तों लद्दाख के। आगे बात करते हैं पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, बल है। क्योंकि अभी बात किए थे पश्चिम हिमालय में वन की ऊंचाई ज्यादा होता है, पूर्वी हिमालय में कम होता है। तो पश्चिम हिमालय का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन है, वन। आगे आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए, किताब को सामने खोल लीजिए और टिक मारते चलिए कि ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आप लोग हल्के में नहीं लीजिए, ये लोग क्वेश्चन बार बार आता है सब क्वेश्चन। भारत का पश्चिमतम पर्वत श्रेणी देखा गया, अरावली। पश्चिमतम पर्वत श्रेणी अरावली। नवीनतम आपको कमेंट करना है, अभी पढ़े थे, नवीनतम आपको कमेंट करना है, तब देखते हैं आप लोग को याद है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमतम मतलब पुराना, तो अरावली, और नवीनतम मतलब नया, तो नया बताना आपको कमेंट में। भारतीय अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु सीमा कितना है। आयु थोड़ा सा पीडीएफ सही से नहीं बना है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, इसको हम दूसरा पीडीएफ आपको ट्रांसफर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आपको वहाँ पे सब सारा चीज़ दिया जाता है, सारा कंटेंट अपडेट सब वहीं पर होता है। अरावली श्रेणियाँ का अनुमानित लगभग 600 से 570, 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए
ये तो भाई ईवीवीआई है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा, काली पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी, इन नॉन ऑफ दीज। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत को कौन सा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत कैसी है? प्राचीनतम पर्वत है। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई, मेरे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ चुका था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। अब है ये भी बहुत बार आ चुका है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत कौन कौन राज्य में? तमिलनाडु और केरल। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, बस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए सामने आए हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य जो पश्चिम घाट है उसको किस नाम से आते हैं? कोकण तट। ये भी कंफ्यूज करता है दोस्तों लड़कों लोग को कंपटीशन में जो तैयारी करते हैं कि सर पूछेगा पश्चिम घाट कौन है और पूर्वी घाट कौन है, कोकण तट कौन है और कोरोमंडल तट कौन है। तो इसको आज हम लोग क्लियर कर ही देते हैं। तो आइए पश्चिम तट की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम तट महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के मध्य पड़ता है और इसे हम कोकण तट के नाम से जानते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इलायची की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? केरल और तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का परस्पर जो मिलती है कौन सी पहाड़ी? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, मेरे दोस्त को भी एग्जाम में आया था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के परस्पर मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर होती है। भारत का सर्वोच्च चोटी गेटू, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। केटू की ऊंचाई कितना है? याद कर ले, 8611। आप लोग बार बार बोलिए तो याद हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। चलिए, और ये जो हमारा मकसद था, इसको भारत का नक्शा देने का टारगेट आप लोग को लग रहा होगा कि सर बिना बुक देखे ही दिए हैं टारगेट को। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये जो 3 पेज, तीसरा पेज जो आज दिए हैं टारगेट में, इसलिए दिए थे क्योंकि ये नक्शा को आप लोग देखिएगा तो आपको कुछ कुछ पता चलेगा कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए कौन कौन पूछता है एग्जाम में। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में पूछता है, अन्नाईमुड़ी पूछ दिया, कार्डामम की पहाड़ी पूछता है, सेवराय की पहाड़ी पूछता है। और देखिए आप लोग भी टिक मार लीजिएगा, थोड़ा तेजी में कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होगा। कलसू भाई भी पूछ चुका है। दक्षिण भारत के पठार के बारे में पूछता है, भोरघाट थारघाट के बारे में पूछता है, नल्ला मलाई हिल्स के बारे में पूछता है। आगे देखिए अब यहाँ पे आ जाइए। गारो खासी जंतिया के बारे में बहुत बार पूछ चुका है। नागा पहाड़ी के बारे में पूछता है। सांगपो पहाड़ी अभी सेट में भी आता है, सिक्किम वाला बात है। थारघाट, कच्छ की रानी, माला पठार, गुरु शिखर, ये सब बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो आप लोग को इसको डिटेल में पढ़ लेना है जाके लूसेंट बुक से। गॉडविन ऑस्टिन, ये भी बहुत बार आ चुका है। नंगा पर्वत भी आ चुका है। ये तो नदी है, तो नदी के बारे में बाद में बात ही करेंगे। तो ये तो आज का जो हमारा था टारगेट, और वो कुछ कुछ क्वेश्चन नीचे भी है, इसको भी हम लोग। तो ये सब क्वेश्चन तो हल्का ही है कि माना दर्रा उत्तराखंड को किसको जोड़ती है? तिब्बत से। नंदा देवी उत्तराखंड। अरावली पर्वत श्रेणी देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन वीवीआई है यहाँ पे, तीनों को टिक आउट कर लीजिए। तीनों को अब क्या करना है? टिक मार लेना है, एक की इंपॉर्टेंट है। आगे गुरु शिखर की ऊंचाई भी अब पूछने लगा है दोस्तों। और आज कहे ना कि क्वेश्चन का जो लेवल हो गया अब एडवांस हो गया है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, कोई भी चीज घुमा फिरा कर पूछता है। पूछेगा गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तो 1722। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की चोटी है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगा, एक अलग क्वेश्चन है, इसको गाढ़ा करके ऐसे किताब में रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बताते हैं इसका कारण क्यों है। क्योंकि म्यांमार जो अपना पड़ोसी है उसमें यह क्वेश्चन बहुत कम ही, लुसेंट में भी नहीं है क्वेश्चन। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोम किस देश में स्थित है? लुसेंट में ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हम लुसेंट को ही कई बार पढ़ चुके हैं। म्यांमार में हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोम किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। आगे अगर हम कुल्लू घाटी की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कुल्लू घाटी किससे किसके बीच पड़ता है? धौलाधर पीर पंजार के बीच। आगे बात करते हैं पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। भी बहुत क्वेश्चन भी आई है, क्यूज में हम यही सब पूछेंगे, तो आप लोग को बताना है आंसर में, और टेलीग्राम पे आप लोग को क्यूज में आना ही है, तभी फायदा करेगा। पालघाट दर्रा किससे किसके बीच है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के। तो कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल, और पालघाट दर्रा अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी के दार। अब है नथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। नथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। तो ये था आज का ज्योग्राफी का जो टारगेट, उसका वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।
और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि यहाँ पर जीके का डेली टारगेट बेस्ड टास्क दिया जाता है और टेलीग्राम पे टास्क भेज दिया जाता है डेली शाम को लगभग 3 बजे दोपहर को, या तो फिर शाम को आ जाता है, जैसा कि टाइम मिलता है तो आ जाता है। हमारा भी वर्क बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोड रहता है, तो आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और धन्यवाद। जय हिंद। कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।